दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है अब आपके उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें आप लोग मेनली कोशिश करिए कि एमसीक्यूज़ लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाइए, ताकि आपको वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में कैसे आंसर ढूंढना है उसमें आसानी रहे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं आपको अब एमसीक्यू या आप टेस्ट सीरीज समझ लीजिए वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड स्पेशल, जैसा कि आपको पता है इस बार 1/3 या उससे ज़्यादा यानी कि 50 या फिर 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तक भी उत्तराखंड स्पेशल के पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से, और मेरे वीडियो छोटे छोटे रहेंगे 10 मिनट 12-15 मिनट के, उसी के उन्हीं वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखिए। मैं आपको उत्तराखंड स्पेशल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कराऊंगा बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर ना करते। इसके अलावा मैंने उत्तराखंड के जो अन्य इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं मतलब स्पेशल वाले, वो मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज़ भी मैंने करा दिए, वो 2 वीडियोस में मैंने डाल दिए हैं। उत्तराखंड यूकेपीएससी प्री के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उन वीडियोज़ को भी देखें। एक एक वीडियो भले वो 5 मिनट 6 मिनट का हो, उस एक वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आप जरूर जाकर देखें, और ये वाले उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज के लिए देख लें, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको और या एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो ये आप सबको पता बहुत ईजी है, उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय क्या है। तो एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो बुरांश है, और उसमें जो फूल लगता है वो समय क्या होता है, तो वो होता है फरवरी से अप्रैल का महीना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे भी गए हैं, पर यही बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है, यहाँ आपको देहरादून से कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, अगला है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है वो ब्रह्म कमल जो है वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा आपको पता है संस्कृत है और पहली हिंदी है। अगला है उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चमोली और रुद्रप्रयाग, और आपको अगर पता होगा तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चमोली का और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो रुद्रप्रयाग का नहीं बल्कि चंपावत का है। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चमोली व चंपावत, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं लोकसभा की। तो इसमें से मात्र 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगला है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न जिला व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी तहसील किस जिले में पड़ती है, तो उसमें कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो टिहरी में धनसाली तहसील पड़ती है, देहरादून में विकासनगर पड़ती है, चमोली में मोरी नहीं पड़ती है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग पड़ती है। तो आपका सी नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राज्यसभा है तो कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो राज्यसभा में उत्तराखंड की 3 सीटें, लोकसभा में कितनी 5। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो विधानसभा में वहाँ कुल 70 सदस्य हैं, और एक जो मनोनीत वाला था वो पहले होता था पर अब उसको हटा दिया गया है। तो ये वाला अगर एक हटा दो तो 70 सीट सही हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पिथौरागढ़ की है। ठीक है, और पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना था। तो ये 27वां राज्य बना था। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई यहाँ पे। तो वो की गई हैं कुल 2 सीट।
ये हमने उत्तराखंड का प्रशासनिक वाला मतलब टॉपिक पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास को। तो हमारा क्वेश्चन है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोककालीन जो शिलालेख है वो राज्य के कालसी नामक स्थान से मिला है, ये आपको याद रखना। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कालसी किस जिले में पड़ता है, ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का नाम प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया। अगला है कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है? तो जो कुमायूं में गोरखा शासन स्थापित हुआ वो हुआ 1790 ईस्वी में। ये डेट आप लोग जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला है टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन था वो शिल्पकारों से संबंधित था, ब्राह्मणों, राजपूतों या इस्लाम से संबंधित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा था वह क्या है? तो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर था, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बेगार आंदोलन जो है वो 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रवाई कांड कहाँ हुआ था? जो रवाई कांड है वो हुआ था तिलाड़ी में, ये आपको याद रखना है, रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था, ठीक। अगला है उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान को कहा जाता है? उत्तरांचल का बारदौली कहा जाता है सल्ट नाम के स्थान को। अगला है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। नेक्स्ट है कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमायूं परिषद की स्थापना हुई थी आपके 1916 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ओके। अगला देखते हैं गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसकी डेट आपको ऐसे ही मतलब रटी होनी चाहिए। गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा की थी जून 1929 में। अगला है कुमायूं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है वो कालू मेहरा को माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये ऐसे ही रट लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कौन था? तो कालू मेहरा थे, ओके। अब हम नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, और इसमें हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस एक स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो वो लिखे थे कौसानी में। कौसानी किस जिले में पड़ता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं जिला इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे तो उससे आप अगर कोई चीज़ लिख लेते हैं याद करने के बाद तो वो चीज़ फिर कभी भूलती नहीं है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, वैसे कौसानी बागेश्वर में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो जो गणदेश सेवा संघ है उसका गठन श्रीदेव सुमन ने किया था, ओके। अगला है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन जो है वो हुआ था नरेंद्र शाह के काल में, ओके। अब हम आ गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था ये आपको बताना है। तो खटीमा गोलीकांड जो है वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड बनने हेतु जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसमें है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि सन 2000 में उत्तराखंड बना था और 2000 में आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो कहीं ना कहीं किसके सरकार थी? वो एनडीए की सरकार थी, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो एनडीए की सरकार थी उस समय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर कांड या जिसको रामपुर तिराहा गोलीकांड कहते हैं वह कब हुआ था? मुजफ्फरपुर कांड या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। 1994 से ये सारे मतलब कांड वगैरह या मतलब इसको बनने से रिलेटेड चीज़ें प्रारंभ हो गई थी, फिर 2000 में जाकर के उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो इससे एक तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तो वो हुई थी दिल्ली में, और करने वाले कौन थे? श्रीदेव सुमन जी। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो ये कौन थे जिन्होंने प्रथम प्रस्ताव रखा था? तो वो थे, मतलब वो तो पता ही है कि जसवंत सिंह ने रखा था, लेकिन कब रखा था ये पूछा तो 1990 में रखा था। यानी कि उत्तराखंड से संबंधित
जो उत्तर प्रदेश में तुर्की पहला था, ठीक है। तो उत्तराखंड बनने से संबंधित जो प्रथम प्रस्ताव आया था वो 1990 में आया था, और किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला है कि प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? हमने ऊपर अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं, वो केंद्र की संसद में रखा, क्योंकि नया राज्य संसद बनाती है, ठीक है। तो वो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था बताने में, मैंने उसको क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो वो उन्होंने की थी 15 अगस्त 1996 को, ठीक। अगला है 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी मसूरी में। अगला है काशी सिंह ऐरी का संबंध किससे है? तो काशी सिंह ऐरी का संबंध है उत्तराखंड क्रांति दल से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? ठीक है, इन्होंने मतलब जैसे भगत सिंह ने बम फेंका था उसमें असेंबली में, तो इन्होंने बम मतलब वो ऊपर ज़बरदस्ती ऐसे चढ़ गए थे, उसके बाद उन्होंने गोल गोल करके पूरा पत्र और असेंबली में फेंक दिया था। तो ये कौन थे? ये थे त्रिवेंद्र पवार, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम उत्तराखंड की भौतिक संरचना एवं जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है कि उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का है? उत्तराखंड वर्गाकार है, आयताकार है, चतुर्भुजाकार या षटकोण है? तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इसको बड़ा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से मिलती है? तो चीन या तिब्बत या नेपाल, इन दोनों से ही मिलती है। अगला है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो आप सबको पता है ये नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड राज्य का लगभग 88% भाग पर्वतीय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब 90 के आसपास आप याद रखेंगे, ऑप्शन में 87, 88 ऐसे देता है। तो उत्तराखंड का लगभग 88% जो भाग है वो पर्वतीय है। नेक्स्ट देखते हैं कि किंगरी वेंगरी, नीति, सैलधल, धर्मा, श्रृंगड़ा, थांगला, ये सब क्या है? ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। अगला है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दून क्षेत्र है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र है, मध्य हिमालयी क्षेत्र है या बृहत हिमालयी क्षेत्र है? ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो बाह्य हिमालयी क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड में देहरादून में है, हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है या फिर दिल्ली में है? तो ये आपके देहरादून में, ये आपको याद रखना है। अगला है राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? उत्तराखंड राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, केवल बी या ए बी दोनों? तो ये दोनों हैं, भूस्खलन से भी उत्तराखंड में बाढ़ आती है और अतिवृष्टि से भी उत्तराखंड में बाढ़ आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? नदी घाटियों के, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को या फिर सक्रिय घाटियों को? तो उत्तराखंड में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को, ये आप याद रखेंगे। जो दून होते हैं जहाँ पे देहरादून वगैरह स्थित हैं वो संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो उसको रूरी कहा जाता है, ठीक, रूरी। अगला है उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसमें जो आपका पिथौरागढ़ जिला है वो नेपाल की सीमा से लगता है, ठीक है। तो ये हमने उत्तराखंड की जलवायु, भौतिक संरचना देख ली। अब हमारा 52 नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मिट्टी, कृषि एवं सिंचाई। अब यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने वही लगभग 12 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट 50-51 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट ऐसे ही अगले दिन, कल ही मुझे वीडियो मिल जाएगा आपको, अब मैं जल्दी दे दूंगा आपको। 12 तारीख से तक मैं सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी ये टेस्ट सीरीज यूके स्पेशल वाली ऐसे ही कवर कर दूंगा, ठीक है। आपने बाकी यूके से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको करा रहा हूँ उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें मैं यूके स्पेशल के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हो सकते हैं वो सब मैं आपको करा रहा हूँ, और वो भी चैप्टर वाइज। तो उसमें हम 51 क्वेश्चन देख चुके थे टोटल। हम वही आपको एक
200 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 50-50 क्वेश्चन करके मैं आपको कंप्लीट 3-4 वीडियोज़ में ये दे दूंगा, और ये आपकी परसों तक यानी कि 12 तारीख तक सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूके पीएससी का प्री का, वो जा करके वहाँ से आप पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ये हमारा मिट्टी कृषि एवं सिंचाई से 52 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 51 नंबर तक ख़त्म किया था, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भीमताल जो है वो नैनीताल में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे तो ज्वालामुखी मिट्टी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन भीमताल एरिया में ज्वालामुखी मिट्टी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। लाल मिट्टी, तराई मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर ज्वालामुखी मिट्टी। तो गन्ने व धान की बात करें तो उसके लिए तराई मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है, और उत्तराखंड में अगर तराई मिट्टी की बात करें तो ये एकदम से जो तराई वाले ज़िले हैं जैसे आपका उधम सिंह नगर वगैरह में ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में टी स्टेट चाय बागान के लिए नाम से प्रसिद्ध है। टी स्टेट चाय बागान के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कौसानी, भीमताल, भुवाली या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये उपर्युक्त सभी सही होंगे। भीमताल, कौसानी और भुवाली ये सभी टी स्टेट चाय बागान है, यानी कि इन सब जिलों में और ये जो जगहें हैं यहाँ पे आपकी चाय मिलती है। जैसे नैनीताल हो गया, भीमताल आता है, कौसानी, बागेश्वर, इससे जो लगा हुआ एरिया है वहाँ सब चाय वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। अगला है सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो आपको पता है सेब बहुत ठंडी वाले ऊपर के इलाकों में होते हैं, और ऊपर का जिला इसमें से कौन है, तो वो उत्तरकाशी है। तो सेब के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो आपका है उत्तरकाशी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को कि उत्तराखंड में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है। टसर, मलबरी, मूंगा या फिर उपर्युक्त सभी। तो उत्तराखंड में जो है वो उपर्युक्त सभी प्रकार का रेशम उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। अगर औषधीय पौधों की बात करें तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी। आपके ऑप्शन है पाइथेरम, बेलाडोना, जिनेनियम और कुटकी। तो ये चार के चारों औषधीय पौधे हैं। उत्तराखंड में आपको बताना है किसकी खेती सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसमें जो बेलाडोना है इसकी खेती सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर में। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि आपके उधम सिंह नगर जिले में पड़ती, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी उधम सिंह नगर में तराई एरिया है, ठीक है। तराई एरिया में चूँकि कृषि अच्छी होती है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाने वाली दो फसलें कौन है। तो वो हैं गेहूं और चावल, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जैसे यूपी में और बाकी जगहों पे जो ज़मीन की माप होती है वो बीघा या एकड़ वगैरह में होती है, लेकिन उत्तराखंड में जो ज़मीन की माप है वो नाली के रूप में होती है, ठीक है। तो एक नाली किसके बराबर होती है, तो हमारी जो एक नाली है वो बराबर होती है 200 वर्ग मीटर के, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना क्या है। तो अभी हमने ऊपर देखा नाली व मुट्ठी, नाली व मुट्ठी में उत्तराखंड में कृषि भूमि मापी जाती है। अगला है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का पीएच कितना होता है। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय एरिया है जो उसमें जो उसका पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान आपको बताना है 4.5 से कम, 4.5 से 5 के मध्य, 5.5 से 5.5 से 6.5 के मध्य, 7 से 5.5 के मध्य, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 5.5 से 6.5 के मध्य। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय मृदा होती है उसका पीएच 5.5 से 6.5 होता है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड में पर्वतीय मृदा जो है वो अम्लीय होती, क्योंकि आपको पता है 7 से नीचे अगर पीएच है तो वो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। तो अपने को जैव राज्य घोषित किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे ये मृदा से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब अगला हम खनिज शुरुआत कर रहे हैं। तो खनिज की बात करें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में अगर सर्वाधिक संगमरमर के भंडार की बात करें तो वो मिलता है देहरादून जिले में आपके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गए हम 65 नंबर क्वेश्चन पे, वो देखते हैं कि देहरादून स्थित
मंदारम क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए, किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है मंदारम क्या है। मंदारम एक खनिज क्षेत्र है, ये पड़ता है देहरादून जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, ठीक है, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है? तांबा मिलता है, लोहा, चूना पत्थर या फिर टाल्क। तो नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में आपका लोहा प्राप्त होता है। अगला है क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वो मिलता है आपके मसूरी क्षेत्र में, ठीक है। क्रीम कलर का भारी और सख्त चूने का भंडार कहाँ मिलता है? मसूरी क्षेत्र में, ओके। अगला है राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित हैं? तो आप सबको पता है राज्य के जो अधिकांश कागज मिले हैं वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित हैं। उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती है लालपुर, ठीक है, वहाँ पे ये कागज मिले स्थित हैं। अगला है अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चांडक में कौन से कारखाने स्थित हैं? तो ये आपको ये वाले नाम भी याद रखने हैं। झिरोला कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। चांडक कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। अल्मोड़ा का झिरोला और पिथौरागढ़ का चांडक, इसमें कौन सी कारखाने स्थित हैं? तो इसमें जो है वो मैग्नेसाइट के कारखाने स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन से कारखाने हैं? मैग्नेसाइट के। अगला हमारा, अब हम शुरू कर रहे हैं उद्योग से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में, कोटद्वार, भीमताल या फिर हरिद्वार में? तो हैवी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो भारत में हरिद्वार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उत्तराखंड जो है वो मुख्यतः जाना जाता है पर्यटन उद्योग के लिए। आप सबको पता होगा उत्तराखंड की जीडीपी का सर्वाधिक जो है वो पर्यटन उद्योग से ही आता है। यही कारण है कि उत्तराखंड की जीडीपी में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पर्यटन क्षेत्र जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होता है। नेक्स्ट है सिडकुल किससे संबंधित है? सिडकुल उद्योग है, खेल है, साहित्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो हमारा जो सिडकुल है ये एक प्रकार का उद्योग होता है। अगला है उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो लालकुआं में है। ये लालकुआं यही आपके पड़ता है उधम सिंह नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, हल्द्वानी नैनीताल में, लच्छीवाला हरिद्वार में या फिर नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल में या फिर बहादराबाद हरिद्वार में, ठीक है। तो इसमें कत्था का कारखाना आपको बताना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में, ये आपको याद रखना है। जो नैनीताल जिले में हल्द्वानी एरिया पड़ता है वहीं पे स्थित है क्या? कत्था का कारखाना। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है? रानीबाग, रानीपुर, रानी पोखरी या फिर रानीखेत में? तो सीमेंट फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई है रानी पोखरी में। अगला है राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्थित है कोटद्वार में, आपको याद रखना है। कोटद्वार कहाँ पड़ता है, किस जिले में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? तो उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदें और उस पर उससे ये कहा जाए कि यह हिमाद्री ब्रांड है तो आप समझ जाना कि यह उत्तराखंड का ब्रांड है। नेक्स्ट है, अब हम शिक्षा या एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। राज्य में स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो राज्य में अगर स्कूल चले अभियान की बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित है। अगला है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके नरेंद्र नगर में, ये आपको याद रखना है। भीमताल, घुड़दौड़ी या श्रीनगर में नहीं बल्कि नरेंद्र नगर में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो ये आपको मिला है 15 अगस्त 2009, 15 जुलाई 2009। अगला देखते हैं और ऑप्शन क्या है, 15 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2009। तो ये आपको मिला है 15 जनवरी सन 2009 को, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो पंतनगर में किया गया था। अगला है गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, कहाँ की थी? हरिद्वार में की थी। आपको बताना है वो स्थापना कब की गई थी। तो अगर कब की बात की जाए तो वो की गई थी आपके 1902 ईस्वी में।
अगला है समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु तो देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई है? तो जो हमारा समाज का वंचित क्षेत्र है उत्तराखंड में, उसको उत्कृष्ट शिक्षा के लिए देवभूमि मुस्कान योजना है, ये भी याद रखना है। और ये शुरू कब की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी सन 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की अगर कुल साक्षरता दर की बात करें तो वो 78.8% है। अगर पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करें तो वो 74.2% है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिवहन से संबंधित क्वेश्चन। ये इसमें हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है। तो ये आपको क्रियान्वित की जा रही है लोहाघाट से पीवी तक, ये आपको ऐसे ही रट लेना है। हिमालयन राजमार्ग परियोजना लोहाघाट से पीवी तक स्थानांतरित की जा रही है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है वो पिथौरागढ़ में है, ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम 89 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं कि गोचर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो गोचर हवाई अड्डा है वो स्थित है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर? तो हमारा जो बद्रीनाथ मंदिर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है, और यही जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 है यही उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम रेलपथ का निर्माण 1884 में किया गया था। तो उत्तराखंड में पहला जो रेलवे लाइन बिछी थी वो 1884 में बिछी थी, वह पथ कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका है किच्छा से काठगोदाम तक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर तिब्बत चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन आपका है अनासक्ति आश्रम, नारायण आश्रम, तवा घाटी या फिर मायावती आश्रम। ठीक है, तो इसमें आपको पता है जो कैलाश मानसरोवर है वो सबसे नज़दीक पड़ता है तवा घाटी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो जो हमारा ऋषिकेश है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है। तो उत्तराखंड का चूंकि ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 58 पे ही ऋषिकेश है और 58 पे ही बद्रीनाथ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है, पंतनगर में फूलबाग है, पंतनगर फूलबाग वाला जो है उधम सिंह नगर में, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, गोचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी में नहीं है, यही वाला गलत है, तो इसमें सही नहीं बताना, तो यही सही हो जाएगा। अगला है सीमा सड़क संगठन द्वारा दीपक परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड से गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लेन में चौड़ा किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ही उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊर्जा संसाधन एवं बांध। तो ये वाला टॉपिक देखते तब तक 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएंगे आपके, फिर बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको बताना है भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये आपको पता है आप सबको कि टिहरी जल विद्युत परियोजना भारत है और एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ओके, और आपको कमेंट सेक्शन में हमको ये बताना है कि टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में पड़ती है और ये किन नदी पर बनी हुई है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि जो चीज़ आप लोग लिख लेते हैं कमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं है। ओके, अगला है उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में आपको बहुत आसानी से पता होगा कि जो ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है वो जल विद्युत होगा, क्योंकि इतनी नदियाँ निकलती तो जल से ही वहाँ पर ऊर्जा बनाई जाती है। अगला है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो अगर कोटेश्वर बांध की बात करें तो वो आपके भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। अगला है टिहरी बांध परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर स्थित? हमने अभी ऊपर देख लिया था, भागीरथी और भिलांगना नदियों के किनारे पर टिहरी बांध परियोजना है। ओके, अगला 100 नंबर क्वेश्चन है कि जोशियारा से धारासू तक विद्युत परियोजना है तो जल ले जाने के लिए निम्नलिखित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो वो स्थित है आपके भागीरथी नदी पर, ये भी आपको याद रखना है। अगला है किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो राष्ट्र के गांव की अगर बात करें तो वो टिहरी बांध को कहते हैं, और चूंकि पता है आपको राष्ट्र का गांव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि भारत या एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ओके,
तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अब हमारे शुरू हो गए हैं वन राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और टोटल हमें 200 क्वेश्चन करने हैं पूरे उत्तराखंड स्पेशल की। ये MCQs समझ लें आप या टेस्ट सीरीज समझ लें, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कर लूँगा ताकि आप लोग वीडियो को 3-4 बार देख के अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, और चूँकि इस बार उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड आप सबको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, तो यानी कि 1/3 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ज़्यादा वेटेज उसका हो जाएगा, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत मतलब मायने रखने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूके स्पेशल की, उसमें जा करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं और इसके पहला वाला पार्ट भी ज़रूर देख के जा करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ MCQs और टेस्ट सीरीज जो कि उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड हैं। जैसा कि आप सबको पता है अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी मैं जो भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये सब देख डालिए, पूरे वीडियो देखिए। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अगला वीडियो न लाऊँ, इसी एक वीडियो में मैं कंप्लीट जितने भी हमारे 90 या 100 क्वेश्चन बचे हैं वो सब मैं आपको करा दूँ। ठीक है, तो चलिए ये मेरा लास्ट वीडियो है और इसमें आपके कंप्लीट 200 क्वेश्चन हो जाएंगे उत्तराखंड स्पेशल के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसी 200 में से आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज वाली सीरीज़ मेरी चल रही है, उसका लास्ट वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखें। पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा UKPSC प्री का, वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है और कई बार देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, अब हम 101 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे वन राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार से। ठीक है, चूँकि मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट सीरीज MCQs हैं वो सब टॉपिक वाइज चल रही हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है वन राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार। पहला है हमारा क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आपके चमोली जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भोजपत्र वृक्ष या जिसको बर्च कहा जाता है ये कहाँ पे मिलता है, हिमालय की पहाड़ी में, नीलगिरी में, अरावली में या फिर विंध्याचल में। ठीक है, तो जो भोजपत्र वृक्ष है वो आपको मिलता है हिमालय में, ये आपको याद रखना है। पुराने ज़माने में जो भी पत्र वगैरह या जो भी लेख लिखे जाते थे वो सब इन्हीं भोजपत्रों पे लिखे जाते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शामिल किया गया था सन 2005 में। अगला है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी, तो वो थी आपकी गौरा देवी। ठीक है, बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो बेदनी बुग्याल जो है ये चमोली जिले में आपके स्थित है, बेदनी बुग्याल चमोली जिले में है। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थान है, तो आपका ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कॉर्बेट पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ये है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, क्या पूछा था, विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये चमोली जिले में स्थित है। अगला, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा दिया था आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती थे, आपको याद रखना है। अगला है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था, तो कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको बताना, ये शुरू हुआ था आपके टिहरी जिले से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो वो आपके प्रसिद्ध हैं विशेश्वर दत्त सकलानी, विशेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, तो उत्तराखंड का वरदान कहते हैं बांज वृक्ष को। ठीक है, बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहते हैं। यहाँ आपको बुरांश से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बुरांश जो है वो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है? तो वो है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। अगला है जनसंख्या से रिलेटेड, उत्तराखंड की जनगणना एवं जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो ये आप सबको पता है 1,86,292। ये उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या इस समय है वो है 1,86,292। नेक्स्ट है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में है? सॉरी, उत्तराखंड नहीं, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में, ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में, ये आपको रटे होने चाहिए ये सारे क्वेश्चन। तो भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% जो है वो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका हरिद्वार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद बताना है आपको। यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला नहीं बताना है, बल्कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बताना है, वो है आपका देहरादून। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड की साक्षरता दर आपकी है 78.8%। अगला है उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इतने बड़े डेटा हैं, ये आप रट लिया करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर पे आ गए हम, उसको देखते हैं। उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है आपको बताना है, ठीक है। उत्तराखंड में लिंगानुपात जो है वो है 963 महिलाएं प्रति 1000, ठीक है। उत्तराखंड में 963 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अगर शहरी जनसंख्या की बात करें उत्तराखंड में तो वो है आपका पड़ता है 30.23%, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता कितनी है? तो उत्तराखंड में अगर पुरुष एवं महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 87.4 एवं 70.0%, यानी कि 87% पुरुष साक्षर हैं और 70% महिलाएं साक्षर हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में किस क्रम पर स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में जो स्थान है वो 20वां है, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से 20वें नंबर पर आता है। फिर नेक्स्ट है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उत्तराखंड के कितने जिले हैं? टोटल 13 जिले हैं, उसमें से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो टोटल हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर तीनों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट है हरिद्वार की जनसंख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चूँकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में ही है इसलिए ये पूछा जा सकता है कि हरिद्वार की जनसंख्या कितनी। तो हरिद्वार की जनसंख्या आपकी है ऑप्शन नंबर ए 18,90,422, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोक संस्कृति व मेले से संबंधित क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो मोलाराम है वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? मोलाराम संबंधित हैं गढ़वाल चित्रकला शैली से, ठीक है। अगला है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः पाई जाती है। ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो मुख्यतः उत्तराखंड में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हरेला क्या है? हरेला एक प्रकार का त्यौहार होता है। अगला है उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वह कहाँ पहनती हैं? तो उत्तराखंड की महिलाएं जो तिलहरी है उसको गले में पहनती हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा मासा की धुन बनाई थी किसने? बेड़ी पाको नारा मासा इसकी धुन बनाई थी बजेंद्र लाला शाह ने। ये आपको याद रखना, ये रटने वाले क्वेश्चन रट लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो अगर बगवाल मेला की बात करें तो वो लगता है देवीधुरा नामक स्थान पर। अगला है देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? अभी जैसे पूछा बगवाल मेला लगता है देवीधुरा में, अब देवीधुरा किस जिले में पड़ता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देवीधुरा जो है वो आपके पड़ता है चंपावत जिले में, यानी कि आपका बागवाल मेला भी कहाँ लगता है? चंपावत में। अगला है प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो जो गौचर मेला है वो प्रारंभ हुआ था 1943 में। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? महिला के प्रथम बार मायके आने पर, यानी कि शादी के बाद महिला जब ससुराल जाती है उसके बाद जब मायके आती है तो जो नृत्य किया जाता है वो होता है थड़िया नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि लंदा राजजात यात्रा आयोजित की जाती है। तो जो लंदा राजजात यात्रा है वो प्रति कितने वर्षों पर आयोजित की जाती है?
क्या वो 6 वर्ष पर होती है, 10 वर्ष पर होती है, या फिर 5 वर्ष पर, या फिर 12 वर्ष पर? तो मैं आपको बता दूं जो नंदा यात्रा है वो प्रति 12 वर्ष पर आयोजित की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर जाती? तो वो जाती है लिपुलेख दर्रे से होकर। अगला है चौफुल्ला क्या है? डायरेक्ट ये दे देंगे कि चौफुल्ला क्या होता है। तो जो चौफुल्ला है वो एक प्रकार का नृत्य होता है। फिर है प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है आपके पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। अगला है तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो जो तगड़ी है वो कमर का आभूषण है, ये आपका तगड़ी कमर में पहनी जाती है। अब हम आ गए हैं भाषा एवं बोलियों से संबंधित क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से जाना जाता है? तो गोरखाली भाषा के नाम से जाना जाता है नेपाली भाषा को। अगला है अस्कोटी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो अस्कोटी बोली है मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले में बोली जाती है। फिर है निम्न में से कौन गढ़वाली की उत्पत्ति शोरसैनी से मानते हैं? तो गढ़वाली की उत्पत्ति जो है वो शोरसैनी से डॉक्टर भोलाशंकर व्यास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये दोनों के दोनों मानते हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? अब ये उत्तराखंड की लोकल की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव किस भाषा पर दिखाई देता है? तो तिब्बती भाषा का प्रभाव जो है वो जोहारी भाषा पर दिखाई देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो बहुत सारी लोकोक्तियाँ चलती हैं हमारे समाज में, उस गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को क्या कहते हैं? तो गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को कहते हैं परवाड़ा, ये आपको याद रखना है। गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को क्या कहते हैं? परवाड़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक थारू जनजाति पाई जाती है। अगला है थारू जनजाति के लोग सामान्यतः निवास करते हैं किस जिले में? तो जो थारी जनजाति के लोग हैं वो सामान्यतः उधम सिंह नगर जिले में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासू या महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? महासू या महाशिव किस जनजाति के देवता हैं, ये आपको बताना है। तो महाशिव जो है वो जौनसारी जनजाति के देवता हैं, आपको याद रखना है। अगला है सयाड़ा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? सयाड़ा एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है, ठीक है, और ये किस जनजाति में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके जौनसारी जनजाति में, ठीक है। जौनसारी जनजाति में सयाड़ा नाम की राजनीतिक संस्था भी पाई जाती है और ये लोग महाशिव या फिर महासू को अपना देवता भी मानते हैं। अगला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला यानी कि एससी वाले लोग सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके बागेश्वर जिले में, आपको याद रखना है। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? बागेश्वर जिले में। अगला है निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? अपने जो सगे संबंधी होते हैं, रिलेशनशिप वाले लोग हैं, उनको स्वरा किस जनजाति के लोग कहते हैं? तो वो कहते हैं भोटिया जनजाति के लोग, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है बिस्सू जागड़ा दियाई नुड़ाई त्यौहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं जौनसारी लोग, आपको याद रखना है। बिस्सू जागड़ा दियाई या नुआड़ी लोग जो है ये जो त्यौहार हैं ये जौनसारी लोग मनाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसे थारू जो होते हैं वो शोक पर्व के रूप मनाते हैं? तो वो मनाते हैं दीपावली को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। फिर है विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पावड़ा नृत्य किस जनजातीय समाज में किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेते हैं और पावड़ा नृत्य करते हैं, ये कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो ये करते हैं आपकी भोटिया जनजाति के लोग। फिर है जौनसारी संगीत के जनक कौन थे? जौनसारी संगीत के जनक थे नंदलाल भारती। अब नेक्स्ट देखेंगे पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को, बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ से टॉपिक हो रहा है क्योंकि पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के कारण ही उत्तराखंड का पर्यटन क्षेत्र इतना ज़्यादा है और यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 159 नंबर टोटल क्वेश्चन है कि किस मंदिर को परमोच्च न्यायालय माना जाता है? तो परमोच्च न्यायालय किस मंदिर को माना जाता? तो वो माना जाता चितई मंदिर को, ठीक है। ये आपको ऐसे ही रट लेने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमोच्च न्यायालय चितई मंदिर को मतलब माना जाता है। फिर है कौन सा स्थान गांधी कुटी एवं गुरु देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो गांधी कुटी या गुरु देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ताड़ी खेत, ये आपको याद रखना है, ताड़ी खेत। फिर है बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ये स्थित है आपके चमोली जिले में। फिर है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो स्थित है आपके कटारमल अल्मोड़ा में, आपको याद रखना है। फिर है शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ पर स्थित है? तो शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है वो चमोली में नहीं है, बागेश्वर में भी नहीं है,
वो आपके स्थित है जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में ही उन्होंने ज्योतिर्मठ स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित? तो हरिद्वार में जो मनसा देवी का मंदिर है वो विल्व पर्वत पर है, आपको याद रखना विल्व पर्वत पर है। ठीक है, फिर है उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, आपको याद रखना। फिर है कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है, बल्कि इन्होंने पूछा है कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ठीक है, तो अगर कुमायूं के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो वो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, ये कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर है उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी आप सबको पता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कहा जाता है मसूरी को। फिर है महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो वो उन्होंने कहा था कौसानी को। कौसानी पड़ता है आपके बागेश्वर जिले में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। अगला है नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में पड़ता है? तो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो पौड़ी जनपद में पड़ता है। ठीक है, नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी जनपद में पड़ता है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुड़की स्थित पिरान कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? ख्वाजा मीर की नहीं है, पीर अहमद मीर की भी नहीं है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं कि अलाउद्दीन मीर अहमद या फिर अली अहमद साबिर। तो ये जो स्थित है ये है अली अहमद साबिर की मजार। फिर है लक्ष्मण झूला पुल, ये ऋषिकेश में पड़ता है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो लक्ष्मण झूला पुल जो ऋषिकेश में होता है, इसका निर्माण हुआ था 1939 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी से पहले ही बन गया था। अगला हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर, माया देवी का मंदिर जो है, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है दक्ष पुत्री सती से, जो माता सती थी उनसे संबंधित है ये सिद्धपीठ का मंदिर, जो कि माया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। अब हम प्रमुख व्यक्तित्व पे आ गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो गढ़ केसरी की अगर बात करें तो वो थे हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात हैं रानी कर्णावती, इनको नक्कटी रानी भी कहा जाता है, ये दुश्मनों की नाक काट लेती थी। अगला है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हैं मुकुंदी लाल। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल। फिर है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी को। इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मिला था उनको चिदम्बरा रचना के लिए। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो चिदम्बरा की रचना के लिए मिला था। फिर है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था गौरा देवी ने। ठीक है, अब उत्तराखंड के सैन्य परंपरा एवं खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कुमायूं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो कुमायूं रेजिमेंट के गठन की बात करें तो वो किया गया था 1945 में, यानी कि कुमायूं रेजिमेंट भी आज़ादी से पहले ही गठित हो गई थी। फिर क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1987 से कहाँ है? तो वो लैंसडाउन में है, आपको याद रखना है। फिर है, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? तो परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह दोनों को मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थापित हुई थी 1932 में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस रेजिमेंट में थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं वो गढ़वाल रेजिमेंट में थे, गढ़वाली से गढ़वाल। अगला है, सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? तो सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो सैनिक थे वो थे दरबान सिंह नेगी। अगला देखते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है वो स्थित है आपके उत्तरकाशी जिले में। फिर है, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग की शुरुआत की गई थी, ये 1983 ईस्वी में की गई थी। फिर है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? वो है आपकी बछेंद्री पाल। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपके निशानेबाजी खेल से। तो कुल इसमें 190 ही क्वेश्चन थे कंप्लीट। ठीक है, और हमने आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज करा दी है उत्तराखंड स्पेशल की, सारे इंपॉर्टेंट, टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 19 नंबर पे ये
लास्ट चैप्टर था, यानी कि हमने कुल चैप्टर वाइज 19 चैप्टर को कंप्लीट किया उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड एमसीक्यू के माध्यम से। यानी कि ये पूरा पैकेज है 200 क्वेश्चन 190 क्वेश्चन का, जिसके तहत मैंने आपको कंप्लीट उत्तराखंड स्पेशल करा दिया। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे वो भी देख लें, वो मैंने 10-12 मिनट के वीडियो बनाए। इसमें मैंने कुल आपको लगभग 90 क्वेश्चन कराए, तो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन वो 3 वीडियो भी मिला के आपके टोटल 35 मिनट का वीडियो होंगे, तीनों मिला के 35-40 मिनट के। उन तीनों को देख लें और उत्तराखंड स्पेशल के मतलब 80% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बार बार इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको आप जा करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, यूके पीएससी प्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको खोलना। सारे वीडियोस यूके स्पेशल से रिलेटेड उसमें मिल जाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखें। और ये वाले तो जो मैंने टेस्ट सीरीज कराई है ज़रूर देखें उत्तराखंड स्पेशल की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।